नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह और देश के पहले समाजवादी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की आज पुण्यतिथि है। चंद्रशेखर जी से जुड़ी हुई उन पहलुओं को आज छुएंगे जिस पे बहुत कम चर्चा होती है या यूं कहिए कि ना के बराबर होती है। और खास करके हम लोगों के जनरेशन और हम लोगों के बाद के जनरेशन में तो बिल्कुल उन मुद्दों पे चर्चा होती ही नहीं है। चंद्रशेखर जी की राजनीतिक शुरुआत में बहुत कम लोग जानते हैं बलिया के कि वो पहली 3 बार शुरुआत में राज्यसभा के सदस्य रहे थे। और जो सबसे पहली बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे वो इंडिपेंडेंट यानी निर्दल के रूप में चुने गए थे। एक नए आदमी के लिए जो इब्राहिम पट्टी जैसे छोटे से गांव से गया हो और अपने राजनीति की शुरुआत किया हो, वो पहली बार राज्यसभा में इंडिपेंडेंट चला जाए, ये कैसा व्यक्तित्व रहा होगा उनका वो आप खुद समझ सकते हैं। शुरू करते हैं चंद्रशेखर जी के उन आर्थिक सुधारों के बारे में जिसकी चर्चा कभी नहीं होती है। 1992 में जो लिबरलाइजेशन हुआ, जिसके बाद भारत की इकानमी को खोला गया और जिसके लिए मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को क्रेडिट दिया जाता है। असल में वो चंद्रशेखर जी ने अपने टाइम में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके वो सारे लिबरलाइजेशन वाले जो काम करने थे वो उनके टाइम में हुआ था और वो पार्लियामेंट जाने वाला था। लेकिन राजीव गांधी जी ने उससे पहले ही सरकार गिरा दी और वो काम उनकी बाद वाली सरकार यानी कि पीवी नरसिम्हा राव वाली सरकार ने किया। तो ओरिजिनली जो लिबरलाइजेशन वाला काम था जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार देश में आना शुरू हुआ और जिसकी वजह से आज देश में $560 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार है, या जिसके बाद इंडस्ट्रियां बढ़ी, जिसके बाद रोजगार बढ़े, जिसके बाद आर्थिक संकट खत्म हुआ, उस आर्थिक सुधार की शुरुआत चंद्रशेखर जी ने ही की थी। उनके टाइम में हुआ था और उस समय सुब्रमण्यम स्वामी उनके सलाहकार हुआ करते थे, यही वाले सुब्रमण्यम स्वामी, और उनकी देखरेख में ये कराया गया था। लेकिन इसका क्रेडिट कभी चंद्रशेखर जी को नहीं मिला। बहुत कम लोगों को पता है कि आज जो जातिगत आधार पे पार्टियां बनी हैं, जो समाजवादी पार्टी है, जो लालू यादव जी की पार्टी है, जो छोटी छोटी पार्टियां अलग अलग स्टेटों में बन गई, इनकी देन चंद्रशेखर जी ही हैं। सबसे पहले उन्होंने ही कहा, इन लोगों को प्रेरित किया कि जाइए आप अपनी पार्टी बनाइए। तो जेपी आंदोलन चला था, जेपी आंदोलन के बाद देश एक राजनीतिक रूप से एक नई दिशा की तरफ गया। जेपी आंदोलन के समय जो लोग जेल गए थे, जिन लोगों ने लाठियां खाई थी, वो उन सारे लोगों के अगुआ चंद्रशेखर जी हुआ करते थे। चंद्रशेखर जी भी उस समय जेल में बंद थे। इमरजेंसी के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद चंद्रशेखर जी ने इन लोगों को नसीहत दी कि आप जाइए अपनी अपनी पार्टियां बनाइए और अपने लोगों को पकड़िए और बोलिए कि आपको वोट करें, तभी ये कांग्रेस की सरकार जो पूरे देश में लगातार लंबे समय से चल रही है और लोगों को जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से निर्बल हैं, कमजोर हैं, उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है। उनका उत्थान होने का ये एक ही तरीका है कि उनकी खुद की पार्टियां हो, उनका खुद का प्रतिनिधित्व हो, और उन्हीं की राय पे ये सारे जो नेता हैं ये अपनी 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 पार्टियां शुरू किए और जो आज देख रहे हैं कि हर स्टेटों में कई कई बार रूल कर चुकी हैं। तो इसका भी क्रेडिट कभी चंद्रशेखर जी को नहीं दिया गया, जबकि ओरिजिनली उन्हीं के सुझाव पे, उन्हीं के मार्गदर्शन पे ये शुरू किया गया था। और इसीलिए मुलायम सिंह यादव जी हों चाहे लालू यादव जी हों, सारे लोग चंद्रशेखर जी को अपना राजनीतिक गुरु माना कर, और इसीलिए वो अपनी खुद की समाजवादी पार्टी बनाए थे, उसके अकेले कैंडिडेट रहते थे और बार बार बलिया से जीतते थे। लेकिन कभी भी मुलायम सिंह यादव जी उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाया करते। चंद्रशेखर जी के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि वो भले ही एक छोटे से गांव, एक छोटे से गरीब परिवार से आते थे, लेकिन आजीवन उन्होंने कभी कोई पद नहीं लिया, कोई मंत्रालय नहीं लिया, कोई लाभ वाला पद नहीं लिया और सीधे प्रधानमंत्री बने। कई बार ये बात उठाई जाती थी तो चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि मैं अपने विचारों से समझौता नहीं करता हूं। 3 बार ऐसा हुआ जब मुझे मंत्री बनने का मौका मिला। एक बार इंदिरा गांधी के सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, फिर मोरारजी देसाई के समय में मंत्री बनने का मौका मिला, और फिर उप प्रधानमंत्री बनने का मौका विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार में भी मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कारण ये था कि इंदिरा गांधी वो कहते थे कि विचार से या वो जो एक्शन लेती हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूँ।
फिर मोरारजी देसाई के साथ भी उनका यही था कि मैं उनके एक्शन से या वो मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से एक्शन नहीं लेते हैं। और तीसरी बार जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी, तो वो खुद उनकी सरकार बनने वाली थी, वही प्रधानमंत्री बनने वाले थे। जब बीपी सिंह बने थे, उस समय प्रधानमंत्री बनने के लिए नाम किसी और का प्रस्तावित हुआ था, लेकिन अंदर से गुणा गणित करके जिस आदमी का नाम प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रस्तावित हुआ था, उसने खुद बीपी सिंह का नाम प्रस्तावित कर दिया। और ये बीपी सिंह की ही चाल थी, उन्होंने अंदर से ये सेटिंग की थी कि हम लोग किसी और का नाम प्रस्तावित करेंगे और वो हमारा नाम प्रस्तावित कर देंगे। तो उस समय चंद्रशेखर जी को बनना था, इसीलिए चंद्रशेखर जी हमेशा कहा करते थे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चीटिंग की है और चीटिंग करके प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरते ही इनके समर्थक थे, जो भी इनके सांसद थे, उनको लेकर के वो गए और राजीव गांधी ने बाहर से समर्थन करके चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनवाया था। तो ये बात वो हमेशा कहा करते थे कि बीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनसे चीटिंग करके और घेराबंदी कर अपने ही लोगों को लगा करके और पूरी पार्टी को बेवकूफ बना करके प्रधानमंत्री बने हैं। एक और बात जो चंद्रशेखर जी से जुड़ी हुई है कि उन्होंने नेता बहुत पूरे देश में निकाले। वो जो भी लोग साथ में आंदोलनों में रहा करते थे, उनको वो बढ़ाते थे। जबकि नॉर्मली होता ऐसा है कि जो बड़े नेता होते हैं वो ज्यादातर लोगों को दबाने की कोशिश किया करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में सबसे ज्यादा देश में जो नेता निकालने वाले थे वो चंद्रशेखर जी ही थे। आप चाहे लालू की बात कर लें, आप चाहे मुलायम की बात कर लें, आप चाहे नीतीश की बात कर लें, वो इनडायरेक्ट रूप से उनके ही सहयोग से ये सारे लोग नेता बने थे। तो एक नई पीढ़ी जो नेताओं की तैयार हुई, वो चंद्रशेखर जी की देन थी। इसका क्रेडिट कभी उनको नहीं दिया जाता। चंद्रशेखर जी ने 1983 में पदयात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से, और वो दिल्ली में खत्म हुई पदयात्रा। तो जिस दिन खत्म हुई उसी दिन इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। इस पदयात्रा के लिए उन्होंने जगह जगह पे बहुत सारे स्थान बनाए हुए थे, और उसका जो मेन संचालन या जो मेन केंद्र था वो भोटसी आश्रम था, जो शायद लगभग 600 एकड़ में समथिंग में हरियाणा में बना हुआ था। तो एक नया संचार, पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई आदमी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा किया और पूरे देश को जोड़ने में मदद किया। उस समय न सोशल मीडिया हुआ करती थी, न विपक्ष को बहुत ज़्यादा मीडिया तवज्जो दिया करती थी, लेकिन चंद्रशेखर जी ने अपने पदयात्रा के द्वारा पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने और उसको राजनीतिक रूप से जागृत करने में बहुत अहम योगदान दिया था। इसका भी क्रेडिट कभी बहुत चंद्रशेखर जी को नहीं मिला। मैंने बताया कि 3 बार वो राज्यसभा में शुरुआती दौर में रहे और उसके बाद लोकसभा 1977 से लड़ना शुरू किए। चंद्रशेखर जी एक बार चुनाव हारे थे, और वो चुनाव हारे थे जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी। उसके बाद जो चुनाव हुआ था उसमें वो जगन्नाथ चौधरी से हार गए थे। बाकी जितने चुनाव उन्होंने बलिया से लड़ा वो सारे के सारे चुनाव जीते थे। चंद्रशेखर जी की 2 किताबें हैं जो उन्होंने खुद लिखी थी। एक मेरी जेल डायरी, जब वो इमरजेंसी के दौरान पटियाला जेल में बंद थे उस समय उन्होंने लिखा था, 2 वॉल्यूम में है। और उनकी जो दूसरी किताब है वो रहबरी के सवाल। मेरी जेल डायरी में उन्होंने, अगर उनके व्यक्तित्व को जानना है तो मेरी जेल डायरी अभी भी उपलब्ध है, ऑनलाइन मिल जाती है, मेरे पास तो है। एक इतना बड़ा राजनेता जो राष्ट्रीय स्तर का हो, और वो जेल डायरी में एक गिलहरी के बारे में, एक चींटी के बारे में और एक छोटे से जानवर के बारे में जिक्र करते हैं और सह अस्तित्व की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जानवरों को और मानव को सह अस्तित्व में रहना चाहिए। उसी तरह से वो विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के लोगों को सह अस्तित्व में रहने की सलाह उसमें देते हैं। तो देख के लगता है कि किस तरह से एक छोटे से छोटे मुद्दे पे, अच्छा वो एक उसमें अपनी किताब में कहते हैं कि इस तरह से जो एक कैदी होता है उसकी पीड़ा को बताते हैं, और वो मृत्यु दंड के खिलाफ हुआ करते थे, तो मृत्यु दंड में जो है किस तरह से वो झेलता है उसके बारे में बताते हैं। किताब में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, कभी इस किताब के बारे में अलग से जिक्र किया जाएगा, सिर्फ इन दोनों किताबों के बारे में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी टॉपिक्स को किसी दूसरे वीडियो में कवर किया जाएगा। चंद्रशेखर जी पे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और वीडियोस बनाई जाए जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये अभी सिर्फ वो फैक्ट्स में देना चाहता था जो जनरली जिसके लिए उनको क्रेडिट नहीं दिया जाता है, और हमारे बाद की पीढ़ी को ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।